जब बात एग्जाम के ऊपर आती है तब ऐसे टोटल 4 टाइप के प्रॉब्लम्स है जो एक दूसरे से थोड़े 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 अलग है। अब इन 4 टाइप्स में से ये पहले टाइप का प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो फिर इस लेक्चर में जो जो चीजें मैं तुम लोग को बता रहा हूँ वो चीजें वैसे के वैसे लिख देनी है, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। बट अगर बाकी के 3 टाइप्स में से कोई भी एक टाइप के ऊपर अगर प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है या क्या लिखने की जरूरत है जिससे तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये चीजें मैंने इस लेक्चर में सही समय आने पर बताई है। तो इसलिए प्लीज इस लेक्चर को आखिर तक देखना। ओके, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग अ सैंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, शो आउटपुट ऑफ ईच पास ऑफ 2 पास असेंबलर एंड शो द एंट्रीज मेड इन डेटाबेस एज वेल। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करेंगे। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो असेंबलर है वो 2 पासेस में काम करता है, तो दोनों पासेस के अंदर कौन सी चीजें होती है और वो कैसे होती है विथ डेटाबेस, वो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर एज अ सॉल्यूशन लिखना है, राइट। इस प्रोग्राम को कंसिडर करके अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं सबसे पहले तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर जो सबसे पहला लाइन है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि BD1 जो प्रोग्राम का नाम है, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करो। BD1 स्टार्ट का मतलब ये होता है BD1 प्रोग्राम को स्टार्ट करो। उसके बाद ये जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का मतलब मैं तुम लोग को इस लेक्चर में बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी वो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तीसरी लाइन, L का मतलब होता है लोड। ये जो FOUR यानी कि 4 है, 4 एक सिंबल है, ठीक है। 4 का जो वैल्यू होगा वो बाद में पता चलेगा। बट इस लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब ये होता है लोड द वैल्यू ऑफ 4 इन फर्स्ट रजिस्टर। लोड 4 नहीं, लोड द वैल्यू ऑफ 4 मतलब 4 का वैल्यू। लोड द वैल्यू ऑफ 4 इन फर्स्ट रजिस्टर। 4 का क्या वैल्यू है? वी डोंट नो येट, वी माइट नो इन फ्यूचर दो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, अब यहां पे ए का मतलब होता है ऐड। अगेन 5 एक सिंबल है, 5 का वैल्यू हमें नहीं पता बट हमें फ्यूचर में पता चल सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है फिर? ऐड द वैल्यू ऑफ 5 इन द फर्स्ट रजिस्टर। अब नेक्स्ट लाइन, ST का मतलब होता है स्टोर। टेम्प अगेन इज अ सिंबल जिसका वैल्यू हमें नहीं पता बट वी माइट नो इन फ्यूचर। लाइन का मतलब क्या होता है? स्टोर द वैल्यू ऑफ टेम्प इन फर्स्ट रजिस्टर। अब जो अगला लाइन है विच इज दिस, इट्स अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। मतलब यहां पे 4 तो एक सिंबल है, तुम लोग को पता है। DC का मतलब होता है डिक्लेयर कांस्टेंट, और ये क्या है मैं तुम लोग को अभी बाद में बताऊंगा, रिलैक्स। पहले मैं तुम लोग को इसका मतलब बता देता हूं। देखो, जैसे C में अगर तुम्हें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसको वैल्यू असाइन करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंट x इज इक्वल टू 30। नॉर्मली ये लिखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन किया। इन द सेम वे अगर असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर सपोज किसी चीज को हमें डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम DC लिखते हैं, और उसको वैल्यू असाइन करना है तो उसके लिए हम DC लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। F का मतलब क्या है? देखो, F का मतलब है 4 बाइट, 4 बाइट्स। इसका मतलब ये जो 4 है इसको हम 4 बाइट्स का साइज असाइन कर रहे हैं। और 4 क्या है? 4 मतलब वैल्यू। 4 को हम 4 बाइट्स का साइज असाइन कर रहे हैं और 4 को हम 4 वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया? हमने 4 को डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू और साइज असाइन किया। नेक्स्ट, ये भी सेम, यहां पे हमने 5 को डिक्लेयर किया और F यानी कि 4 बाइट्स का साइज हमने 5 को असाइन किया है, और 5 ये वैल्यू भी हमने 5 को असाइन किया है। नेक्स्ट, DC मतलब डिक्लेयर कांस्टेंट, DS का मतलब होता है डिक्लेयर स्टेटमेंट। अगर मान लेते हैं C के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ किसी वेरिएबल को बस डिक्लेयर करना है, वैल्यू नहीं असाइन करना है, तो हम क्या लिखेंगे? इंट x, बस यही लिखेंगे, राइट। इन द सेम वे असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी अगर सपोज किसी चीज को हमें बस डिक्लेयर करना है, उसको वैल्यू नहीं असाइन करनी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिक्लेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे टेम्प, इसको हमने डिक्लेयर किया है DS लिख के,
उसके बाद 1F क्या है, देखो यहाँ पे F5 है बट यहाँ पे 1F है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब F का मतलब 4 बाइट्स है, तुम लोग को पता है राइट। तो 1 टाइम 4 बाइट्स का जो भी साइज है वो हमने टेम्प को असाइन किया है। 1 टाइम 4 बाइट्स मतलब 4 बाइट्स ही होता है राइट। तो टेम्प का जो साइज है दैट इज 4 बाइट्स, इसका मतलब ये होता है। अगर यहाँ पे 2 होता था तो इट वुड बी 2 टाइम्स 4 बाइट्स, इट वुड बी 8 बाइट्स। उतना साइज टेम्प को असाइन किया जाएगा। बट यहाँ पे 1F है यानी कि 1 टाइम 4 बाइट्स, तो 1 टाइम 4 बाइट्स यानी कि 4 बाइट्स, उतना साइज टेम्प को असाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमने बस टेम्प को डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन नहीं किया। साइज तो असाइन करना ही पड़ता है भाई, तो वो तो बाय डिफॉल्ट तो हमने किया। और उसके बाद एंड का मतलब एंड अ प्रोग्राम राइट। तो अब ये प्रोग्राम तुम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड हमें ये पता करने की जरूरत है कि इस प्रोग्राम में जितने भी एलिमेंट्स है वो एट द कोर लेवल क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो BD1 है, BD कम फुका करो ठीक है, ये जो BD1 है ये एट द एंड ऑफ द डे एक सिंबल है। स्टार्ट, एंड, यूजिंग, ड्रॉप वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को हम कहते हैं सूडो ऑपकोड्स, ठीक है। तो स्टार्ट इज अ सूडो ऑपकोड। अब इनका क्या काम होता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। यूजिंग इज अ सूडो ऑपकोड। उसके बाद 15 इज अ बेस रजिस्टर। अब अगेन इस लाइन का मतलब मैं तुम लोग को बाद में बताने वाला हूं, तो अभी के लिए बस ये ध्यान में रखो कि 15 एक बेस रजिस्टर है राइट। उसके बाद L यानी कि लोड, A यानी कि ऐड, S यानी कि स्टोर, ये जो 3 है इन्हें हम कहते हैं न्यूमोनिक ऑपकोड्स। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा न्यूमोनिक ऑपकोड्स। न्यूमोनिक का स्पेलिंग M से शुरू होता है, ठीक है। ये जो 3 है 4, 5 एंड टेम्प, ये है अगेन सिंबल्स, ये मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था। उसके बाद अगेन ये जो 4, 5, 10 टेम्प है ये वही है सिंबल्स। और ये क्या है मैंने तुम लोग को यहाँ पे बताया था, स्टार्ट, यूजिंग, एंड, ये सारे के सारे हैं सूडो ऑपकोड्स। ओके, अब सूडो का स्पेलिंग ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट बेसिकली सूडो ऑपकोड्स। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो एट द कोर क्या है ये तुम्हें पता होने की जरूरत थी और मैंने तुम लोग को बता दिया है। अब एग्जाम में ये सब गिचिड़ मिचिड़ नहीं करना है, ये चीजें मैं तुम लोग को बस समझाने के लिए बता रहा हूं। आगे जब हम बढ़ेंगे तब यही चीजें तुम्हारे काम में आएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, प्रोग्राम के बाजू में हमें 2 कॉलम्स ड्रॉ करना है। वन इज फॉर पास 1 एंड अनदर इज फॉर पास 2। यहाँ पे वी आर गोइंग टू कंसिडर लोकेशन काउंटर। अब लोकेशन काउंटर क्या होता है, एकदम आसान भाषा में लोकेशन काउंटर का मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का ब्रेकडाउन, यानी कि हर एक लाइन कहाँ से लोकेशन काउंटर पे शुरू हो रही है एंड XYZ अदर थिंग्स। वो XYZ अदर थिंग्स क्या है वो तुम लोग को ऑटोमेटिकली बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन BD1 स्टार्ट। यहाँ पे ना कोई हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं ना कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम बस यहाँ पे प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं और इसीलिए ये जो लाइन है वो 0th लोकेशन काउंटर से चालू होगी या 0th लाइन ऑफ लोकेशन काउंटर से शुरू होगी और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब जो अगला लाइन है इस लाइन के अंदर हम बस कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू यूज 15th नंबर ऑफ बेस रजिस्टर। इस लाइन का मतलब मैं तुम लोग को बाद में बताने वाला हूं, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां पे हम बस कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू यूज 15 नंबर ऑफ बेस रजिस्टर एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस लाइन इज नॉट गोना ऑक्यूपाई एनीथिंग, और इसलिए यहां पे हम लिखेंगे 0। ओके, ये 0 इस लाइन के लिए, ये 0 इस लाइन के लिए। उसके बाद यहां पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड द वैल्यू ऑफ 4 इन रजिस्टर 1। ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है और जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, ओके। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो 0 से शुरू होगा और 4 बाइट्स लेने वाला है, 0, 1, 2, 3, राइट। अब यहां तक इस स्टेटमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऐड द वैल्यू ऑफ 5 इन रजिस्टर 1।
अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी 4 बाइट्स लेगा, बट यहां पे हम 0 नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 4, बिकॉज 0 1 2 3 तो इसने ले लिया। तो दिस स्टेटमेंट शैल स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड 4 5 6 7 4 बाइट्स इसने ऑक्यूपाई कर लिए। उसके बाद ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी 4 बाइट लेगा, तो 7 तक तो इस स्टेटमेंट ने ले लिया, राइट। तो दिस स्टेटमेंट शैल स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड टेक अगेन 4 बाइट्स। उसके बाद यहां पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए ये भी 4 बाइट्स लेगा। अब क्योंकि 8 9 10 11 है, ओके, मतलब 11 तक इस स्टेटमेंट ने ले लिया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये 12 से शुरू होगा और 12 13 14 15 तक ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये भी 4 बाइट्स लेगा, 15 तक इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, इसीलिए ये 16 से शुरू होगा और 4 बाइट्स लेगा, 16 17 18 19। उसके बाद ये भी 4 बाइट्स लेने वाला है, बट 19 तक तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब ऑब्वियसली 16 17 18 19 इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये 20 से शुरू होगा और 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। और लास्ट 20 21 22 23 तक इसने ऑक्यूपाई कर लिया एंड लास्ट इज एंड, ओके। तो 24 इज फॉर एंड और यहां पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये सब थोड़े से ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो इसको मैं अकॉर्डिंग टू लाइंस अरेंज करता हूं और हम आगे बढ़ेंगे। अब पास 1 में जो लोकेशन काउंटर्स है वही सेम लोकेशन काउंटर्स पास 2 में होते हैं, वो चेंज नहीं होते, और इसीलिए ये सेम लोकेशन काउंटर्स मैं यहां पे लिख दूंगा, ओके। और अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पास 1 से शुरू करेंगे और अभी हम एक एक करके इन लाइन को सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखो BD1 स्टार्ट मतलब प्रोग्राम, मतलब BD1 ये जो प्रोग्राम है इसको हमें स्टार्ट करना है। इन अ वे ये लाइन कुछ मतलब लाइक देयर इज नो सब्सटेंस इन दिस लाइन, तो इसलिए इस लाइन का कुछ होने नहीं वाला यहाँ पे। उसके बाद ये जो दूसरा लाइन है ये कहता है कि द कंप्लीट प्रोग्राम इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन 15th बेस रजिस्टर। अगेन ये लाइन भी इसके अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं है, इसलिए इस लाइन का भी कुछ होने नहीं वाला। देन थर्ड लाइन, इस लाइन के अंदर सब्सटेंस है, ओके। अब यहाँ पे देखो लोड, इसमें कुछ होगा, सब्सटेंस मतलब कुछ होगा, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। लोड द वैल्यू ऑफ 4 in 1, तो सिंस वी हैव टू लोड द वैल्यू ऑफ 4 in 1, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा थर्ड लाइन मतलब इसी का जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे L1 और यहाँ पे डैश। डैश क्यों? क्योंकि 4 का वैल्यू हमें लोड करना है, 4 का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, राइट, इसलिए यहाँ पे डैश आएगा। सेम इन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या है, एड द वैल्यू ऑफ 5 in 1, ओके। तो यहाँ पे अगेन एड A1, 5 का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे डैश। नेक्स्ट सेम इस लाइन में भी ST1, डैश, क्योंकि टेम्प का वैल्यू क्या है अगेन वी डोंट नो एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी रोट हियर डैश। अगले लाइन में 4 इस सिंबल को हमने वैल्यू 4 दिया है एंड इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं FOUR इज इक्वल टू वैल्यू 4 को सेम ये जो उठा के इधर टाप देना है, तो 4F और 4, इसका मतलब 4 को हमने वैल्यू 4 असाइन करी है। सेम यहां पे 5 को हम 5 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे F5। और अब अगले लाइन में हम जो टेम्प है उसको साइज असाइन कर रहे हैं। कितनी साइज असाइन कर रहे हैं, 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने तुम लोग को टेबल दिखाया था, और 1 टाइम 4 बाइट्स है ये भी मैंने तुम लोग को बताया था, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू राइट हियर टेम्प इज इक्वल टू F,
ठीक है। और क्योंकि आखिरी में एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड का कोई सब्सटेंशियल मतलब तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो दैट इज द कंप्लीट पास वन। अब हम पास टू के ऊपर जंप करते हैं। बट बिफोर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 4 का 5 का और 10 का वैल्यू और साइज उनको मिल चुका है इन 3 लाइंस के वजह से। अब व्हेन इट कम्स टू पास टू, अगेन स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे देयर इज नथिंग एग्जीक्यूटेबल। मैं तुम लोग को बोल रहा था ना कोई सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस नहीं है। एक्चुअली में इट्स नॉट लाइक कि कोई सब्सटेंस नहीं है, इट्स लाइक कि कोई चीज एग्जीक्यूटेबल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ा था। और यहाँ पे भी इस लाइन में कोई चीज एग्जीक्यूटेबल नहीं थी, इसलिए इस लाइन को भी ब्लैंक छोड़ा था। तो यहाँ पे पहले जो 2 लाइन्स हैं उनको हम स्किप कर देंगे और तीसरे लाइन के ऊपर जंप करेंगे। तीसरे लाइन के अंदर L1 ये वैसा का वैसा होगा ऑफकोर्स। उसके बाद ये जो है इसके अंदर यहाँ पे 4 था जिसको वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इसको यहाँ पे लिखने का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है और वो सिंटैक्स है ये डिस्प्लेसमेंट इंडेक्स और बेस ब्रैकेट के अंदर। तो अभी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 था। अब 4 को किस लोकेशन काउंटर पे वैल्यू असाइन करी गई है? 4 को 12th इस लोकेशन काउंटर पे वैल्यू असाइन करी गई है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स तुम 0 लिख सकते हो यहाँ पे, उसके बाद कॉमा और बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 15 बेस रजिस्टर पे स्टोर होने वाला है, मैंने तुम लोग को बताया था, तो इसलिए यहाँ पे 15 लिखा जाएगा। राइट, नेक्स्ट A1 और यहाँ पे अगेन डिस्प्लेसमेंट, ये जो 5 है इसको किस लोकेशन काउंटर पे वैल्यू असाइन किया गया है? 16, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 16। ब्रैकेट में पहले 0 और उसके बाद पूरा का पूरा प्रोग्राम 15 बेस रजिस्टर पे स्टोर हुआ है, इसलिए यहाँ पे 15 लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टोर यानी कि ST1 टेम्प को साइज किस लोकेशन काउंटर पे असाइन किया गया है? 20, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे 0 और 50। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे ये जो 4 है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं। अब 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो 4 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 4 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दैट इज 0100, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0100। उसके बाद 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0101। अब आगे बढ़ेंगे और अब जो टेम्प है उसको हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, उसको हमने स्पेस दिया है, लाइक स्पेस अलोकेट किया है, साइज अलोकेट किया है, और इसीलिए यहाँ पे कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसका आ ही नहीं सकता। एंड नेक्स्ट तो एंड है, तो वहां पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों के दोनों कॉलम्स को फिल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था कि व्हेन इट कम्स टू दीज क्वेश्चंस एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जाम एंड व्हेन इट कम्स टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन एग्जाम, तो टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो ये है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि बाकी के कौन से 3 टाइप के क्वेश्चंस है। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो भी यही है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार पहले टाइप का क्वेश्चन भी यही है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी यही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो क्या है कि एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है और ये प्रोग्राम दिया गया है एज गिवन, ये गिवन है, राइट। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुम्हें अपना खुद का प्रोग्राम ऐसे केसेस में अज्यूम करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे सिचुएशंस में तुम यही प्रोग्राम अज्यूम करो। क्यों? क्योंकि ये जो सारी की सारी चीजें मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इजी है, लिखना भी और समझना भी। ठीक है, तो यहीं पे तुम्हारे 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब जो तीसरे और चौथे टाइप के क्वेश्चंस है वो ऐसे ही है, बट उसमें ना थोड़े थोड़े से वेरिएशंस है। ठीक है, अब यही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते करते इतना बड़ा लेक्चर बन गया, तो इट मेक्स नो सेंस कि मैं और 2 इतने बड़े ऐसे लेक्चर्स बनाऊं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन भी रखा है,
जो बाकी के 3 क्वेश्चंस है, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन इसमें 2 टाइप्स आ गए, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4 वो भी सॉल्व करके रखा है। अगर तुम्हें ये समझ गया मतलब टाइप 3 और टाइप 4 समझ जाएगा, और इससे तुम्हारे एग्जाम के 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स रेफर कीजिए। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि कौन से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें टोटल 4 टेबल्स बनाने हैं, 3 से 4 टेबल्स बनाने हैं, मैं तुम लोग को बताऊंगा। अब जो सबसे पहला टेबल है वो है सिंबल टेबल, ST। अब इसके अंदर टोटल हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं, सिंबल, वैल्यू, लेंथ और एब्सोल्यूट या रिलोकेटेबल। मतलब हमें ये बताना है कि एब्सोल्यूट है और रिलोकेटेबल है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है मैं तुम लोग को बताऊंगा। अब क्योंकि ये सिंबल टेबल है इसीलिए इसके अंदर प्रोग्राम के जितने भी सिंबल्स है वो हमें लिखने हैं। अब प्रोग्राम के अंदर कौन से और कितने सिंबल्स है, टोटल 4 सिंबल्स है, ये 3 और ये BD1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं BD1, BD का फुका करो, उसके बाद 4, 5 और टेम्प। अब वैल्यू का मतलब किस लोकेशन काउंटर पे इन सारे के सारे सिंबल्स को हमने वैल्यू असाइन करी है। तो व्हेन इट कम्स टू BD1 तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट द नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो यहां पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, लाइक C। ठीक है, 0 लिखा। उसके बाद 4। अब तुम लोग बोलोगे कि यार 4 यहां पे है तो यहां पे भी 0 आना चाहिए। नहीं, यहां पे हमने 4 को कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, 4 को हमने वैल्यू यहां पे असाइन करी है, और इसलिए ये जो लोकेशन काउंटर है विच इज 12 वो यहां पे आएगा। 5 तुम लोग बोलोगे कि यार यहां पे 4 आना चाहिए, नहीं, 5 को हमने वैल्यू यहां पे असाइन नहीं किया है, 5 को हमने वैल्यू यहां पे असाइन करी है विच इज 16, तो यहां पे 16 आएगा। टेम्प ये नहीं, टेम्प को हमने वैल्यू यहां पे असाइन करी है इसलिए यहां पे आएगा लोकेशन काउंटर पे, आई मीन जो लोकेशन काउंटर विच इज 20, तो यहां पे हम 20 लिखेंगे। उसके बाद लेंथ क्या है वो हमें लिखना है। अब क्योंकि BD1 इज जस्ट द नेम ऑफ द प्रोग्राम इसलिए यहां पे बाय डिफॉल्ट लेंथ आता है 1। उसके बाद लेंथ या साइज भी तुम कह सकते हो बाय द वे। नेक्स्ट 4 का क्या लेंथ है, देखो 4, 5 और 10 तीनों को हमने F यानी कि 4 बाइट्स का साइज असाइन करा है, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे 4 और 4। मैंने देखो एक टेबल बनाया था यहाँ पे, वहां पे F मतलब 4 बाइट्स लिखा था, तो दैट्स हाउ वी नो कि F मतलब 4 बाइट्स। उसके बाद A और R। अब A का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रोग्राम और R का मतलब होता है रिलोकेटेबल प्रोग्राम। अगर सबसे पहले हम BD1 का एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे BD1 स्टार्ट और यहाँ पे 3000, 4000 अगर ऐसा कुछ होता था, मतलब BD1 स्टार्ट 3000 अगर ऐसा कुछ होता था तो उसको हम एब्सोल्यूट प्रोग्राम बोलते थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, और एब्सोल्यूट प्रोग्राम और रिलोकेटेबल प्रोग्राम क्या होता है, ये मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू असेंबलर्स, तो उसके अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, बट अभी के लिए तुम्हें जितनी चीजें समझने की जरूरत है वो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट प्रोग्राम है, क्योंकि यहां पे हम एड्रेस दे रहे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में कहां पे जाकर स्टोर होना है, 3000 लोकेशन पे या 3000 एड्रेस पे जाकर स्टोर होना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्राम, बट अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ BD1 स्टार्ट है, तो इसका मतलब रिलोकेटेबल प्रोग्राम, मतलब वो कहीं पे भी जाके स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे R। उसके बाद 4, यहाँ पे भी कहीं पे भी 3000, 4000, 5000 ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये सारे के सारे R आ जाएंगे। ओके, तो ये टेबल हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, आगे के टेबल्स हमें बनाने हैं, टोटल और 3 टेबल्स है आई थिंक, तो इसको ना थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टेबल है वो है सूडो ऑपकोड टेबल। अब इसके अंदर तुम्हें बस 2 कॉलम्स बनाने होते हैं। सबसे पहले कॉलम के अंदर तुम सारे के सारे प्रोग्राम के सूडो ऑपकोड्स लिखोगे, और दूसरे कॉलम में तुम उन सूडो ऑपकोड्स के जो लोकेशन काउंटर्स है वो लिखोगे। सिंपल। अब हमारे प्रोग्राम में कौन से सूडो ऑपकोड्स है, देखो स्टार्ट है, मैंने बोला था कि एक सूडो ऑपकोड है, उसके बाद यूजिंग है, और उसके बाद एंड है। एंड ये जो DC और DS है, मतलब डिक्लेयर कॉन्स्टेंट एंड डिक्लेयर स्टेटमेंट्स, इनको भी हम सूडो ऑपकोड्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट
उसके बाद यूजिंग, उसके बाद एंड, डीसी और डीएस। अब स्टार्ट का क्या लोकेशन काउंटर है? 0। उसके बाद यूजिंग का क्या लोकेशन काउंटर है? 0। व्हाट अबाउट एंड? एंड का है 24। व्हाट अबाउट डीसी? देखो अभी 2 डीसी है, तो दोनों जो लोकेशन काउंटर्स है वो हम यहां पे लिखेंगे, विच इज 12 एंड 16। ठीक है। और उसके बाद डीएस, डीएस का लोकेशन काउंटर है 20। डीएस का लोकेशन काउंटर 20, तो यहां पे हम लिखेंगे 20। ठीक है, तो ये दूसरा टेबल हो गया। अब हम तीसरे टेबल के ऊपर जंप करते हैं। अब जो अगला टेबल है दैट इज बेस टेबल, बीटी। ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बीटी है। ठीक है, अब बीटी इस टेबल के अंदर हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं, रजिस्टर नंबर, अवेलेबिलिटी इंडिकेटर और कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर। नाउ व्हेन इट कम्स टू रजिस्टर नंबर, टोटल 16 बेस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी वुड बी राइटिंग लाइक 16 बेस रजिस्टर्स फ्रॉम 0 to 15। 16 हो गए, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15, 16 हो गए, kind of that weird stuff। तो 0 1 2 डॉट 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 15, 16 हो गए। अब सेकेंड नंबर का लाइन देखो, हम 15th नंबर का बेस रजिस्टर यूज कर रहे हैं, इसीलिए अवेलेबिलिटी इंडिकेटर ये सब के सब यहां पे नो आएगा। नो, नो, ये सब नो, और सिर्फ 15th बेस रजिस्टर यस आएगा, क्योंकि हम 15 नंबर का बेस रजिस्टर यूज कर रहे हैं। अगर लेट्स से यहां पे होता था 10, तो 0 1 2 डॉट 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 10 डॉट 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 15, और 10 के जगह पे यस होता था और बाकी सब नो। दैट वेयर स्टफ। ओके, ये 2 कॉलम्स हो गए। अभी अब थर्ड नंबर का कॉलम देखते हैं, कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर। इसके अंदर जो भी बेस रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं उसका बस लोकेशन काउंटर हमें लिखना होता है। तो अभी ये सब हम यूज नहीं कर रहे, तो हम डैश 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 करेंगे। और 15 नंबर का यूज कर रहे हैं, तो 15 नंबर का ये जो मतलब यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है कि हम 15 नंबर का बेस रजिस्टर यूज कर रहे हैं, इसका लोकेशन काउंटर क्या है? 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, और ये हमारा टेबल हो गया। अब हम अगले टेबल के ऊपर जंप करते हैं। अब जो अगला टेबल है दैट इज न्यूमोनिक ऑपकोड टेबल। इस टेबल के अंदर टोटल 4 कॉलम्स है, न्यूमोनिक ऑपकोड, बाइनरी ऑपकोड, इंस्ट्रक्शन लेंथ और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सबसे पहले हम न्यूमोनिक ऑपकोड का टेबल सॉल्व करते हैं। इसके अंदर प्रोग्राम के जितने भी न्यूमोनिक ऑपकोड्स है वो सब यहाँ पे लिखने हैं। कितने न्यूमोनिक ऑपकोड्स है? एल, ए और एस टी, यानी कि लोड, ऐड और स्टोर। ठीक है, तो लोड, ऐड और स्टोर हम यहाँ पे लिखेंगे, लोड, ऐड और स्टोर। बाइनरी ऑपकोड, बाइनरी ऑपकोड अगर तुमने मेरा फीचर स्लैश एलिमेंट्स ऑफ असेंबलर ये लेक्चर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा दैट्स टोटली फाइन। जो समझना है मैं तुम लोगों को अभी समझा दूंगा, रिलैक्स। तो अगर वो लेक्चर देखा होगा तो तुम्हें ये पता होगा कि जो असेंबलर होता है वो जितने भी न्यूमेरिक ऑपकोड्स है उनको कन्वर्ट करता है इनटू द बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी न्यूमेरिक ऑपकोड्स होता है उनका बाइनरी ऑपकोड यानी कि बेसिकली उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करेंगे, टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन लेंथ। इंस्ट्रक्शन लेंथ मतलब यहाँ पे तीनों को हमने 4 बाइट्स असाइन करी हुई है, ये तुम लोग को पता है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 4 और 4। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या तो RR होता है या तो RX होता है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे RR लिखना है और कहां पे RX लिखना है? देखो, लोड A और ST यानी कि LA और ST का हमें निकालना है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब 1 जो है वो क्या है? वो एक रजिस्टर है, मतलब R है, ओके। और 4 क्या है? 4 रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इट वुड बी RX, बट अगर ऐसे होता था L1,2 तो दैट वुड बी RR, ठीक है। अगर दोनों मतलब 1,1 अगर या 1,3 अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे दोनों रजिस्टर्स है तो उस केस में RR आता था, नहीं तो RX आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तीनों के केसेस में RX 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 है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे RX RX और
x। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट खींचने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, 10 सेकेंड दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट खींच लो और थैंक यू सो मच।